नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मोहन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद। मोहन जी, उच्च शिक्षा जीवन का वो पड़ाव होता है कि यहाँ व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद सीधा रोजगार की तरफ अग्रसर होता है। तो ये एक तरीके से व्यक्ति के जीवन का टेक ऑफ होता है, जहाँ से वो रोजगार की दुनिया में अपने कदम रखता है। तो जितनी बेहतर और मजबूत उच्च शिक्षा होगी उतना ही व्यक्ति रोजगार उन्मुख होगा। तो शिक्षा बेहतर, मजबूत और रोजगार उन्मुख हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें दोनों बातें नवीन जी, जैसे आपने बात कही है कि जो हमारी शिक्षा है वर्तमान में, ये शिक्षा हमको सीधे सीधे रोजगार से वर्तमान की शिक्षा नहीं जोड़ती है। इसमें एक ड्रॉबैक है, बीच का गैप है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज़ादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जिनने इस बात की गुंजाइश दी कि हमको शिक्षा नीति में बदलाव चाहिए। और शिक्षा नीति की बदलाव का तात्पर्य हमने ये लिया है कि हमारे यहाँ जबरदस्ती जीवन का सर्वाधिक उसका जो क्षमता योग्यता से काम करने का समय है, वो स्कूल कॉलेज में हम व्यर्थ बिगाड़ देते हैं। जब वो अपनी 24-25 साल की उम्र के बाहर जाता तब जाकर वो सोचने लगता है मुझे करना क्या है। तो ये जो हमारे लिए मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि सर्वाधिक सीखने और करने की जो क्षमता उम्र है, क्लास 6 के बाद इसमें धीरे धीरे क्षरण होता है। तो जो नई NEP आई, नई शिक्षा नीति आई है, वो इसी प्रकार से है कि स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा, इसमें समग्र रूप से बदलाव की आवश्यकता है। और इसमें बदलाव का तरीका भी ये है कि जैसे BSc BCom BA, हम जो MBBS अगर आज हम करने जा रहे हैं तो हमको मान लो कला संगीत सीखना है। MBBS वाला कोई कला की संगीत की शिक्षा नहीं ले सकता है। BSc वालों को इच्छा है कि मैं अकाउंट्स की कोई थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, तो अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता। तो ये जो दायरे बांध दिए गए थे अलग अलग, अब ये बहुसंकाय की तरफ नई शिक्षा नीति ले जाने की तत्पर हो गई। इसका तात्पर्य है कि जो हम पढ़ना चाहते हैं, जब जितना हमारा समय जीवन का जाएगा, उस जीवन के दिए गए प्रत्येक समय का कैलकुलेशन होना चाहिए। उसको पढ़ाई का मुकाबला, उसका जीवन में वो उससे काम भी आना चाहिए भविष्य की दृष्टि से। तो मैं समझता हूँ इसलिए हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रही है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं, हम आवश्यक तैयारी के साथ, जिसमें इस बात के सारे उत्तर मिल जाएंगे कि हमको कॉलेज एजुकेशन में अगर आना है तो वाकई कॉलेज एजुकेशन में उच्च शिक्षा रिसर्च सहित आना चाहिए। विदाउट रिसर्च कोई उच्च शिक्षा का औचित्य नहीं है। और जिसको सामान्य जीवन में जीवन यापन के लिए पढ़ना पढ़ाना है तो वो कौशल विकास केंद्र के कार्यक्रम में जाए, ITI कर ले या अन्य इस प्रकार के जो कोर्स करना चाहे, ताकि उसको जरूरी नहीं कि उच्च शिक्षा में आए। और उच्च शिक्षा का भी अब 4 तरह से उसका हिसाब बनने वाला है। आमतौर पर अभी जो प्लेन डिग्री हम करने जाते हैं तो BA BCom BSc अगर हम 2 साल भी मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया तो डिग्री नहीं मिलती, उसको 12th वाला ही माना जाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये गुंजाइश आ गई कि अब फर्स्ट ईयर पास करके अगर छोड़ना चाहता है छोड़ दे, उसको सर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ताकि वो 1 साल बेकार नहीं जाएगा। 2 साल पढ़ना चाहता है 2 साल में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल तक पढ़ना चाहता तो 3 साल में डिग्री मिलेगी। और वास्तव में पढ़ना 4 साल तक चाहिए तो रिसर्च सहित उसको डिग्री मिलेगी। तब अगर वो PG में जाएगा तो MPhil की जरूरत नहीं। ये स्नातकोत्तर की शिक्षा विदाउट MPhil आराम से वो बाकी कोर्स कर सकता है। तात्पर्य कहने का ये कि हमारे लिए PhD भी करना तो MPhil की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। ये हमारे लिए नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से आ रही है, वो आने वाले समय में बहुत सारे तरह से भारत के लिए नहीं, अब हम समूची मानवता के लिए विश्व की बात करते हैं, तो विश्व का सर्वाधिक युवा देश भारत है। तो इसलिए हमको इसके नितांत आवश्यकता थी और दुर्भाग्य से लंबा समय बेकार चला गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब अनुकूल समय आया जिसमें सब विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है। जैसा आपने कहा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव की सोच 70 सालों बाद कोई सरकार सोच पाई है, तो अभी तक जो शिक्षा नीति थी जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन ये बोलते रहे हैं कि भाई ये तो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को फॉलो किया है, तो आपको लगता है कि वाकई में एक बहुत बड़ा टाइम स्पान खराब हुआ है? निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल हम सब समझ ही रहे हैं ना, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये तो उच्च शिक्षा मेकाले की दिख ही रही सामने। आप तो जीवन के बाकी सारे क्षेत्रों में भी देख लो, जो हमारी रक्षा नीति थी, जो हमारी उद्योग विभाग की नीति थी, जिनमें कई जगह बदलाव आए हैं,
और वो बदलाव हम ये इसका उल्टा देखें। नवीन भाई, अभी अपन किसी दल की बात देश की तुलना में कर लें, हमारे सामने जापान का उदाहरण है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरह से खत्म जैसी स्थिति में था, लेकिन जापान अपने बलबूते पर दोबारा कितनी ताकत के साथ खड़ा हो गया। इजराइल हमारे बाद आज़ाद हुआ, लेकिन इजराइल का जो टेक्नोलॉजी, इजराइल का जो उदाहरण दुनिया भर में बने हैं, तो ये हमारे लिए अब इनसे कंपैरिजन कर लें, उनका भी समय इतना ही गया जितना हमारा गया। भारत की तुलना में वो कहाँ खड़े, और उसको लेट बात कर लो, 2014 के पहले भारत कहाँ था, 2014 के बाद 21 में भारत कहाँ है। ये सारे उदाहरण अपने आप स्पष्ट। अब हमको कुछ नहीं बोलना, दुनिया तो कहते हैं कि महंगाई में भारत अव्वल है, बेरोजगारी में अव्वल है, और जो नीतियां थी मोदी सरकार की, उन्होंने देश की कमर तोड़ दी। मैंने क्या बोला आपसे, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमको अभी कांग्रेस बीजेपी की बात करना तो बहुत मौका मिलता है। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस ने सिवाय एक परिवार के अंदर इन व्यवस्थाओं को सीमित करने के, आप बताइए, नेहरू परिवार के साथ ही तो चीन का संबंध था ना। नेहरू परिवार ने 62 के युद्ध के बाद जो स्थिति लाए वो हमारे सामने है। लेकिन वही चाइना डोकलाम, हमारा तो ठीक है, भूटान जैसा पड़ोसी देश के मामले में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने घुटने के बल ला करके डोकलाम को फ्री कराया कि नहीं कराया, अभी हमने लेटेस्ट देखा है। लेकिन उल्टा इनके द्वारा क्या आचरण हुआ है, हमारी सेना ये अपने एक तरह से पुरुषार्थ का भी पराक्रम करने जा रही है। और जब उनने एमओयू किया, उनने डिसाइड किया कि हम अपने अपने जो निश्चित दायरे में जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी उस शिक्षा नीति से बात करना चाहूँगा। ये अगर विदेश नीति पे चली जाएगी बात, लेकिन ये मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया है कि अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं गुज़िश्ता 15 महीनों की सरकार की बात करूं, जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने आपकी जो सेमेस्टर पॉलिसी थी पहले, उसको खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो साल भर परीक्षाएं होती रहती हैं, और अब हम एकल परीक्षा प्रणाली लागू करेंगे जो वर्ष में एक बार होती थी। तो ये जो बार बार परिवर्तन होते हैं, जिनको दूरदृष्टि के साथ नहीं एस्टेब्लिश किया जाता, आपको नहीं लगता कि ये बहुत घातक होते हैं? कभी आप सेमेस्टर प्रणाली करा रहे हैं, कभी एकल परीक्षा प्रणाली करा रहे हैं, तो कैसे एक मतलब दूरगामी तो होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आपने जो बात कही ना, उसी में उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। हमारी परीक्षा प्रणाली एकल हो या सेमेस्टर हो, पढ़ा क्या रहे, महत्व इसका है। हमारा जो मूल मोटो है कि पढ़ाने के बाद अगर उसको जीवन में वो पढ़ाई उपयोग में आ रही है, तब तो हम उसकी पढ़ाने की परीक्षा, ये उसके बाद की प्रोसेस है। यद्यपि ये बात भी सही है कि सेमेस्टर प्रणाली इसलिए आई थी कि ईयरली एग्जाम हमारे लिए एक तरह से, आप बताइए, ये किसी भी व्यक्ति का, जो नई शिक्षा नीति में बहुत विस्तार से इस बात को कहा गया है, किसी व्यक्ति की आपने योग्यता मेधावी मान लिया उसका, अब मेधावी मान लिया कि वो अच्छे से रट के आता है और अच्छे से लिख देता है। अब आपके दिल पे हाथ रख के देखिए कि वो मेधावी हुआ है क्या, ये टैलेंट है क्या? आपने किताब की अक्षर से कॉपी करके हमने लिख दिया, तो रट्टू बना रहे हैं हम उसको, मेधावी थोड़ी कर रहे हैं। टैलेंट बहुमुखी प्रतिभा का धनी नहीं है वो। और कोई कारण से मैं एक दिन बीमार पड़ गया, मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, तो मेरी सारी मेहनत बराबर हो गई। तो पूरे साल का मूल्यांकन आप 3 घंटे में कर सकते हो, ये प्रणाली ही गलत है। किसी भी के जीवन का पूरा वर्ष का मूल्यांकन आप 3 घंटे के एक पेपर से निकाल लोगे, और 5 पेपर ला करके आप कहते हो कि इसने मेधावी हो गया, ये बेकार हो गया। तो ये प्रणाली कभी किसी भी देश के लिए उपयोगी नहीं थी, और ये आज भी उपयोगी नहीं है। हमको उसकी बहुमुखी प्रतिभा का, जो उसका अपना टैलेंट है, उसको सब तरह से प्रेरित करना पड़ेगा, उसकी उन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, और उस आधार पर उसकी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप चूंकि आपके हाथ में है बागडोर उच्च शिक्षा की, तो नई शिक्षा प्रणाली के तत्वाधान में क्या परिवर्तन आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और क्या मध्य प्रदेश के पटल पर नई चीजें देखने को मिलेंगी? जैसे आपने पुरोहित जी सही कहा कि नई शिक्षा नीति का हमारा अभी जितने हमने संवाद किए हैं, वो संवादों के आधार पर जो निचोड़ आया, उसकी गाइडलाइन, एक आउटलाइन हमको मिली है। उस आउटलाइन के आधार पर हम लोगों ने इस पर काम करना प्रारंभ किया है। जो सिलेबस बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, उनको हमने काम दिया है अलग अलग प्रकार से, कि अब ये नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी एक 4 लोगों की कमेटी बनाइए, वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देने वाली है, वो सिलेबस भी देने वाली है। तो क्रमशः चरणबद्ध रूप से लागू करने जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, और उसके बाद हम उस पर विधिवत रूप से इस सत्र में या अगले सत्र में, जब भी मुख्यमंत्री चाहें, हम उस पर काम कर सकेंगे। जी, तो जैसे एक कार्य योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन एक दिमाग में प्लानिंग तो होती है कि शुरुआती दौर में हम मध्य प्रदेश के जो
सरकारी कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत यूथ पढ़ रहा है, बहुत यूथ पढ़ के निकल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी नहीं आ रही है। तो इस शिक्षा सत्र से, चूंकि पिछला सत्र तो कोविड का शिकार हुआ है, लेकिन शायद इस बार के सत्र में हम कॉलेजों में जैसे लगते थे वैसे देखें, तो सत्र की शुरुआत में क्या कुछ नई चीज़ें आप अभी जोड़ेंगे जिससे लगे कि नहीं कुछ नया होने जा रहा है? हमने इसके 4 क्रमशः हिस्से किए। जैसे आपने प्रश्न किया था कि ये हमारे जीवन में क्या काम आती है या हमारे कॉलेज एजुकेशन वाले क्या कर रहे हैं, हायर एजुकेशन उसमें क्या रोल अदा कर रहा है। आपकी जानकारी के बता दूं कि हमारे 52 जिले सरकारी हैं और 52 ही जिलों में हमने हमारा जो अतिरिक्त प्राध्यापक है जो एक्सेस है कॉलेज में, वहाँ हमने जिले जिले में प्लेसमेंट अधिकारी बनाए जो अपने जिले भर के विद्यार्थियों में रोजगार मेले लगाएंगे और लोगों को रोजगार तरफ जोड़ेंगे। जो उद्योग विभाग की डिमांड है उस तरह के कम्युनिकेशन का काम भी करेंगे। तो ये प्लेसमेंट का हमने काम सोचा है। उसी प्रकार से हमारे पास जो अपने भविष्य की दृष्टि से नए कोर्स कौन से हो सकते हैं, जिन कोर्स से भविष्य में रोजगार मिलता है या स्वयं का व्यवसाय चालू कर सकता है, बजाय प्लेन डिग्री पढ़ाने के हम प्रोफेशनल कोर्स खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे लगातार अभियान चलाने के बाद लगभग 732 प्रकार के अलग अलग कॉलेजों ने कोर्स मांगे और हमने उनकी स्वीकृतियां दी। और ये सारे वो कोर्स हैं जिनमें प्रोफेशनल तरीके से जो बच्चा आ रहा है वो फीस देके अपने कॉलेज में आना चाहता है और उसकी फीस से ही हम स्टाफ की भर्ती भी कर लेते हैं और उसका कोर्स भी पढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के लिए अगर हमारे पास अगर रेगुलर स्टाफ ढूंढेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि हमारे वो जो भर्ती है उसमें रेगुलर बायोलॉजी के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, उनको आज माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है। तो आज हमने कहा कि एक माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट को लाएंगे जिसको हायर करके महीने पे जन भागीदारी से उसको पैसा दे देते हैं। उस कोर्स के आधार पर वो कॉलेज अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर देगा। हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा डिग्री जो भी जैसा जरूरत पड़ेगी वो उसके प्रमाण पत्र दे दी जाएंगे। तो इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एकदम अपना उच्च शिक्षा में एक नया माहौल बन रहा है। बल्कि उससे जाकर हम आगे वाले समय में तो ये विचार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं होना चाहिए, ये बहुसंकाय पे काम करना चाहिए। अर्थात हमारी हर यूनिवर्सिटी मेडिकल भी पढ़ा सकती है, एग्रीकल्चर भी पढ़ा सकती है, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग सारी कोर्स पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका दुर्भाग्य रहा कि लगभग 70 साल हो गए कृषि प्रधान हमारा मध्य प्रदेश है, लेकिन मात्र 6 कृषि के कॉलेज हमारे पास है और 2 यूनिवर्सिटियां हैं। पूरा प्रदेश बच्चों से भरा हुआ जो किसान और खेती और गांव से आने वाले हैं, लेकिन इतना सामान्य चीज भी नहीं थी कि वो जो पढ़ रहा है उसको उसके जीवन में भी काम आ जाए। जरूरी नहीं कि वो नौकरी करने आए, हार्टिकल्चर का काम, फ्लोरिकल्चर का काम वो अपने उद्यानिकी के अपने खुद का काम कर सकता है। तो ये जो कई ऐसे उदाहरण के लिए पैरामेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स, अब ये हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है क्योंकि बीए की डिग्री लेके घूम रहा है, एमएससी की डिग्री लेके घूम रहा है। आप बताइए मेरे को एक भी जो नर्सिंग कोर्स किसी ने करा और फालतू बैठा हो, कोई पैरामेडिकल का कोर्स करके आया और फालतू बैठा हो, कोई एमबीबीएस, बीएससी या बीएमएस या कोई नेचुरोपैथी का भी कोर्स कर लिया और फालतू बैठा हो। सबको काम मिल रहा है, लेकिन वो काम उसके पास प्रोफेशनल नहीं है, इसी के आधार पर बेरोजगार है। और हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी काम मिले उस काम से उसका आगामी जीवन उस संबंधता के साथ उसका समय का उपयोग भी हो, समाज में भी उपयोग हो, देश के लिए काम का हो। ये बेसिक फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा के निजीकरण में तमाम यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जिन्होंने जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में शैक्षणिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनको वो पढ़ा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पहले तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो और जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन हो। जैसा आपने कहा कि भाई रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो, कि वो थोड़ा सा रिसर्च करें, शोध करें। हाँ, और आज हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, खासकर कॉलेजेस, आप देखें कि उनमें लैब्स नहीं हैं। तो पूरी नीति प्लान करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से उस प्रकार की सहायता की आप उम्मीद करते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस सोच को आप फलीभूत कर पाएं? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमको करना तो पड़ेगा। परिस्थितियां जो भी है उसी से हमको आगे बढ़ना पड़ा, उसमें रास्ते निकालना पड़ेंगे और मुझे खुशी है कि हम रास्ते निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि खुशी है रास्ते निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से विश्वविद्यालय हैं
और जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार आमंत्रित कर रही है, उन्होंने जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की हैं। तो शिक्षा व्यवसाय न बने, सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय बना रहे, और जो भारी भरकम फीस है जो सामान्य वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो निजी विश्वविद्यालयों में भी उस प्रकार के प्रावधान हो, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? नहीं, दोनों बातें हैं। जैसे क्या हो रहा है कि सरकार ने इस दिशा में प्रोत्साहन देना भी चालू किया है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बताया, अजीम प्रेम जी की यूनिवर्सिटी अपन मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं, तो उनको लगभग 100 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी, तो 100 एकड़ ज़मीन शासन ने दी, उसको 1/4 कीमत पे दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अगर ये ज़मीन दे रहे हो तो इसमें 100 साल की लीज पे दो, हम देने को तैयार हैं। सिम्बायोसिस आया है इंदौर में, अच्छा लगा भाई, 100% प्लेसमेंट दे रहा है, टाटा ग्रुप का है, बड़ा अच्छा ग्रुप है। हमारे पास VIT ग्रुप है, आस्था में यूनिवर्सिटी खोली। तो जो अच्छे ग्रुप आ रहे हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी जो लोकल मध्य प्रदेश के भी लगभग 25-30 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी जो यहाँ से बनी है। तो मैं तो सबसे कह रहा हूँ भैया, आप अपना कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म, एजुकेशन, ये भी आजकल रोजगार के साधन भी हैं और विकास में सहायक भी हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से हमको बढ़ना पड़ेगा। अब गया जमाना कि हम कॉलेज खोले सरकारी खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोले सरकारी खोलेंगे, अब जमाना वैसा नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति तो ये कह रही है 2035 के बाद विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे, ये सब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। तो जब ये शैक्षणिक संस्थान बन जाएंगे तो हमको अभी से अपना होमवर्क करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आया, 2035 तक के बाद विश्वविद्यालय के नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, विश्वविद्यालय का नाम खत्म हो जाएगा। ये सब उच्च शैक्षणिक संस्थान इस नाम से जाने जाएंगे। तो गलत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय आज हमारी डिग्री बांटने के केंद्र बन गए। विश्वविद्यालय डिग्री बांटने के केंद्र की कल्पना नहीं है। विश्वविद्यालय एक्ट ये कहता है कि रिसर्च का संस्थान है वो, लेकिन रिसर्च को छोड़ के सब होता वहाँ। दुर्भाग्य से ये अपनी अभी तक की पद्धति थी, तो हमको इससे बदलाव तो करना पड़ेगा। तो बदलाव करने का मतलब ये है कि जो वाकई रिसर्च करने आ रहा है वो उस संस्थान तक आए, उसको वो माहौल मिले, उस आधार पर वो स्थापित हो, उसका समाज को लाभ मिले, समाज में वो अपना जो योगदान दे सकता दे। तो ये जो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसकी ही बेस तैयार करना पड़ेगी आपको। अभी क्या कुछ स्टेप उठाने जा रहे हैं जो इनिशियल लेवल पर बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आपकी कार्यप्रणाली के माध्यम से दिखने लगी? हमने बहुत सारे सेक्टर में काम करा है, बहुत सारे सेक्टर में। जैसे उदाहरण के लिए हमको जो परिस्थिति, जैसे मैंने कहा, जैसी परिस्थिति उसमें जीना सीखना पड़ेगा, उसी तरह बढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ लगभग 7% अभी अपने स्थायी प्राचार्य, 93% नहीं है। तो हमने क्या, एक काम करो, कोई बात नहीं, जब आरक्षण का ये कोर्ट में मामला अटका पड़ा, अभी प्रमोशन नहीं कर पा रहे, तो इनको जो प्रभारी प्राचार्य हमारे हैं इनकी ट्रेनिंग करा दें। हमने अपना निर्णय लिया, 411 कॉलेज हमारे ऐसे 518 में से जहां हमारे प्रभारी प्राचार्य, हमने सबकी प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से, चूंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो वर्चुअल रूप से ट्रेनिंग करा दी। और प्रभारी प्राचार्य में भी उसके अकेले एक की नहीं कराई, 1, 2, 3 अर्थात ऊपर से के क्रम से 3 सीनियर जो भी होंगे उनकी तीनों की ट्रेनिंग कराने का निर्णय कर लिया। क्योंकि कॉलेज में जब गुणवत्तापूर्ण वातावरण बनाना है हमको अलग अलग क्षेत्र में, तो हमको ट्रेंड आदमी देना पड़ेगा। और आमतौर पे जो हमारा प्रिंसिपल परमानेंट रहता है उसको सब ट्रेनिंग होती है, लेकिन प्रभारी की नहीं होती। तो अब ये छोटा सा मामला है, लेकिन हमने तुरंत उसको हल कर लिया। इसी प्रकार से हमारे PSC के माध्यम से भर्ती करने वाला मामला था, वेटिंग लिस्ट क्लियर करने वाला मामला, ये हमने लगातार क्लियर किया। आज की स्थिति ये है कि लगभग हमारे पास में 3148 सहायक प्राध्यापक क्रीड़ा अधिकारियों में से 3037 के आदेश जारी कर दिए उनको ज्वाइन करने के लिए। तो ये बड़ा काम हम कर रहे हैं कि भाई जिनको जो PSC से सेलेक्ट है लेकिन घर बैठा है, तो उसको काम पे लगाओ। क्यों काम पे नहीं लगा पा रहे? अभी हमारे यहाँ आज जो अतिथि शिक्षक घर बैठे थे, कांग्रेस की सरकार की आप बात कर रहे हैं, हमने कहा अगर आज हमारे पास रेगुलर स्टाफ नहीं है तो PSC के काला वेट करेंगे, जब PSC हो जाएगी, हो जाने दो, तब तक अतिथि विद्वान से भी काम चलाएंगे। और आने वाले समय में अतिथि विद्वान को भी हम PSC का मौका दे देंगे, ताकि 20 नंबर का उनको विशेष अंक दे करके वो अपनी PSC क्लियर करे, रेगुलर भर्ती हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं हो जाए तब तक हमने हर आदमी को काम भी देना चाहते हैं, किसी से हमको दुराव नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा बदले, इस पे हम जोर दे रहे हैं। जी, अक्सर देखने में आया है कि जो सुदूर अंचल में उच्च शिक्षण संस्थान है, खासकर सरकारी, बहुत अच्छी वेतन सरकार उन्हें दे रही है, लेकिन जब ट्रांसफ़र होते हैं तो लोग सुदूर अंचलों में नहीं जाना चाहते, शहरों में रहना चाहते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि वो लोग जो भारत निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र होते हैं तो अक्सर लोग इस बात की सिफारिशें, इस बात की
कवायदें करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें किसी सुदूर अंचल के कॉलेज में न जाना पड़े। ये मानवीय स्वभाव है और ये वास्तविकता है नवीन भाई, मैं आपसे 100% सहमत हूँ और आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कष्ट है। जब हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपको 1.5-2 लाख की तनख्वाह मिल रही है तो आपसे निवेदन है कि आपको जहाँ भेजा जाए वहाँ आपको जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, हमारे जो चयनित लोग रहते हैं कहते PSC कराओ, ये कराओ, हम सब करा देते हैं, लेकिन सब बड़े इंदौर, भोपाल, उज्जैन से आगे जाना नहीं चाहते। तो हमारा सुदूर सीधी का, सिंगरौली का, कई कॉलेज जहाँ 22 प्राध्यापकों के पद है, लेकिन हमको 22 ही प्राध्यापक अतिथि विद्वान से काम चलाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए इस दिशा में हम विचार भी करने के जिसको जैसे मेडिकल एजुकेशन में एक पॉलिसी बना लेते हैं, वो एग्रीमेंट के वक्त के नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं आप एक सर्विस रूल में अपडेट करते हैं? सर्विस रूल में है भैया एग्रीमेंट। अभी PSC सिलेक्शन करने वाले थे, सबसे 3-3 साल का MOU किया हुआ है कि भाई एग्रीमेंट, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हम अपना ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे, 3 साल में ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मानवीय मामला है ना, अपने अपने ढंग से इतने अप्रोच कराते हैं। हमने सब डेपुटेशन ख़त्म करने का निर्णय किया कि जब हमारे पास प्राध्यापक कम है तो यहाँ के लोग दूसरे विभागों में डेपुटेशन पे क्यों हैं? सब आए हमारे यहाँ पढ़ाए। अब ये कई कठिनाइयाँ हैं, कई चुनौतियाँ, इसमें रास्ता निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और हम कई मामलों में कड़क निर्णय ले रहे हैं और आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं बात आपके विभाग में अभी जो आपने बदलाव जितने भी किए हैं या जितनी भी विषय वार्ता हुई है उसको लेकर रिस्पॉन्स की करूं, कई बार क्या विभाग से ही विरोध के स्वर उठने लगते हैं, तो थोड़ा असहजता तो होती है जब कोई नई चीज़ होती है। तो आपसे जानना चाहूँगा क्या प्रतिक्रिया रही? दोनों तरह की बात रहती है। ये बात सही कि जब आप कड़ाई बरते हो तो विरोध आता है, लेकिन आप कड़ाई के साथ उनको कन्विंस करने का प्रयास करो कि जो कर रहे हैं वो सबके हित में कर रहे हैं और हमारा जो प्रभावित होने वाला वर्ग है उसके भी हित में करें, तो फिर आदमी उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे 7वां वेतनमान का हमारे प्राध्यापकों का पैसा फंसा हुआ था, UGC का पैसा हमने 50% रिलीज करा दिया, तो तुरंत असर हुआ कि हाँ ये अच्छा, हमारे लिए चिंता कर ली। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पैसा दिलवाया 7वें वेतनमान का, तो सब दूर स्वागत कर रहे हैं हमारा। तो आप हम जैसे परिवार में बच्चे अपन संभालते हैं, भाई बहन को संभालते हैं, एक परिवार भाव से आप काम करते हो तो आपको कड़क भी निर्णय ले तो भी परिवार का सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जो अच्छा है वो त्यौहार का आनंद है कि अच्छा खाओ पियो तो मजा लेते हैं। तो जो विभाग में हमारा भाव अगर निष्पक्ष भाव और सकारात्मक रहेगा तो कड़क निर्णय भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बात सही कि हमारे लिए दूरगामी दृष्टि से कुछ निर्णय इसी प्रकार के लेने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि समर्थन भी मिलेगा। जो शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन है, खासकर सुदूर अंचलों में, जो भवन एक मूलभूत संरचना है कि विश्वविद्यालय में बाकी सब व्यवस्थाएं तो बाद में होंगी, भवन बहुत ज़रूरी है, फिर लाइब्रेरी हो और लैब हों, प्रयोगशालाएं हों, तो बहुत सारे कॉलेजेस में अगर आप जुटाएंगे रिपोर्ट तो आप पाएंगे कि ये दोनों चीज़ों का अभाव है। तो जो आपका भाव है उसमें ये अभाव बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा करेगा, एक निर्वात पैदा करेगा। तो उन भवनों, उन कॉलेजेस को ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो जाएं, इसके तरफ है ध्यान आपका? पूरा है, 100% है। मैं आपको इसका एक रेशो भी बता देता हूँ। हमारे लगभग 518 कॉलेज हैं और 518 कॉलेज में वास्तविकता अगर ये है, हमको अगर निष्पक्ष भाव से अंदर की बात देखेंगे तो 185 कॉलेज में हमारी 90% छात्र संख्या है और 10% छात्र संख्या 330 कॉलेज में है। अब हमारे लिए जो एक चुनौती भी है कि जहाँ हमारे अपने मूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो तो एवरेज हमने इसका एक बीच में कैबिनेट में हम इसकी रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं माननीय मंत्रिमंडल के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, कि हमारे लिए एक्चुअल कॉलेज कितने चाहिए प्रदेश के लिए। 52 जिले हैं, 52 जिलों में एवरेज हमने निकाला कि लगभग 200 कॉलेज हमारे आने वाले 5 साल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। 518 कॉलेज हैं और 518 कॉलेज में से लगभग हमारे पास आज की स्थिति में 90 भवन विहीन कॉलेज हैं। ऐसे कई कॉलेज भी बन गए जहाँ अभी हमारी छात्र संख्या नहीं, लेकिन बिल्डिंग बन गई। कोई बात नहीं, हम उसका भी उपयोग करेंगे, लेकिन हम एक युक्तियुक्तकरण करने वाले कि हम 200 आइडियल कॉलेज बनाएंगे जिसमें एकल संकाय के बजाय बहुसंकाय, मतलब जैसे खाली BA है तो BA का आगे कल क्यों पढ़ाना, BSc भी पढ़ाओ, BCom भी पढ़ाओ। जब तक कॉलेज में सब प्रकार की सुविधा देकर कॉलेज नहीं रखोगे
तो कॉलेज का आनंद, फिर लेबोरेटरी भी चाहिए, आपने जैसे कहा खेल का मैदान भी चाहिए, सब प्रकार के दूसरे संसाधन भी होना चाहिए, जिम भी होना चाहिए। तो ऐसे 200 कॉलेज आइडियल हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमने टारगेट लिया है। इसी साल लगभग हम 50 बिल्डिंग लोकार्पित करने जा रहे हैं और 75 नई बिल्डिंग हमारी नए भवन के साथ बन के जाने 2 साल के अंदर तैयार कर देंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा, उच्च शिक्षा खासकर, क्या इस स्तर की होगी कि वो आत्मनिर्भर बनाएगी? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। निश्चित हमारे ही अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के साथ रोजगार भी जोड़ेंगे और हम अपनी शिक्षा यहाँ के लिए नहीं, देश के साथ और विश्व के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। हमारी कोशिश कर रहे हैं कि अभी वर्तमान का जो हमारा सकल पंजीयन दर राष्ट्रीय स्तर की वो 26.5 की है, लेकिन जब मैंने चार्ज लिया तब ये 21.5 है, अर्थात 5 पॉइंट पीछे। हम कोशिश कर रहे हैं इसी आधार पर कि हमारा ये सकल पंजीयन देश के साथ चले और आने वाले 2035 तक ये 50% तक पहुंचे, जो नई शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई। उस हिसाब से हम चरणबद्ध रूप से चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा कि हमारे विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालय में कदम से कदम मिला के उनकी पायदान पे खड़े होंगे और विश्व के साथ में भी हम कमजोर नहीं रहने वाले हैं, इसे हम प्रयास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को इन मानकों पर स्थापित करेगा कि शिक्षा सिर्फ किताबी ना हो, शिक्षा रोजगार उन्मुख हो, शिक्षा मानसिक विकास में सहायक हो, शिक्षा रोजगार परक हो, शिक्षा शोध परक हो, शिक्षा ऐसी हो जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके। और मध्य प्रदेश आगामी कुछ वर्षों में इस दिशा में, इस मानचित्र पर नए आयाम स्थापित करेगा। सर, विभिन्न पहलुओं पर बहुत सारी चर्चा हुई और निश्चित रूप से ये चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।